हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए ऑल इंडिया लेवल का पूरे पेपर का सलूशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए पहला ऑल इंडिया लेवल का फुल पेपर डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। पूरे 50 क्वेश्चन का ये पेपर होने वाला है। तो साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि 2025 में सितंबर के महीना में एमटीएस हवलदार का पेपर होने जा रहा है और साथ ही आज 20 अगस्त हो चुका है, यानी एक महीने पहले पेपर आना स्टार्ट हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। चाहे साथ ही जीके की बात करेंगे, चाहे इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ तक कि साथ ही मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने वाले आज की इस क्लास में। वैसे तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। 2 ही सब्जेक्ट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारा मेन उसी से रिजल्ट बनता है। एक तो साथ ही जीके होता है जो कि 25 क्वेश्चन आता है, और एक इंग्लिश भी आता है जो कि 25 क्वेश्चन। टोटल यही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। इन्हें में हमें अधिक से अधिक स्कोर करना रहता है। वैसे तो साथ ही मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन साथ ही इसमें हमें बस पास करना रहता है केवल 12 क्वेश्चन ठीक करके। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इस पर मेरिट लिस्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का। तो ठीक है, यदि आप साथ ही बेसिक आपका क्लियर, आप बेसिक क्लियर करके जाते हैं तो मान के चलिए 40 में से आप आराम से 25 स्कोर सही कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि साथ ही जो क्वेश्चन होने वाले हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की सेशन में होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारियों को देखेंगे कि आप सभी से ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए डू और डाई पेपर को हल करते हैं, देखते हैं आज की इस सेशन में कितना स्कोर कर पाते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, आज से साथ ही एक नई क्लास आएगी सुबह 11 बजे और एक शाम में 6:35 पर। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग जीके से शुरुआत करेंगे। ऑल इंडिया लेवल का पहला प्रश्न देखेंगे जीके का कैसा पूछा गया था। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की है? बताइए, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की है? तो कांडला बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ सब सभी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? बताइए, कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? बताइए, जो हिंदी उपन्यास झूठा सच है वो किसने लिखा है? तो याद रखिएगा यशपाल ने लिखे हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, बिसागु महोत्सव के दौरान कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा बागु रूम्बा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? बताएंगे आप लोग। तो सर जी, ये तो दमन और दीव की है सेकेंड नंबर की। ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? बताइए साथी, किस राज्य में 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है, जो कि ये कितने मंजिलों में विभाजित है? बताइए साथी, दौलताबाद स्थित जो चांद मंदिर है 210 फीट ऊंची है, सुंडाकार मीनार है, जो कि कितने मंजिलों में विभाजित है? तो साथ ही याद रखिए 4 मंजिलों में ये क्या है? विभाजित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? बताइए साथी। भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? तो साथी याद रखिएगा जातिगत भेदभाव के। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? बताइए दोस्त, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा संगीत रत्नाकर की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, केंद्र सरकार के बजट को किसके नाम से भी जाना जाता है? केंद्र सरकार की बजट को किसके नाम से जाना जाता है? तो सर ये तो केंद्रीय बजट के नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है और डेली का डेली जो क्लास आ रही है आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो साथ ही आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम डेट आएगा ना तब उसके बाद अपनी तैयारी देखिए। एक एक क्वेश्चन साथ ही हम आपको करा कर कंप्यूटर के सामने बैठाने वाले हैं। ओके, बस आपको डेली क्लास लेना है, ठीक है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा मेरे दोस्त। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिएगा, आपको जितने भी हम क्वेश्चन इंग्लिश के कराएंगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपको तैयार नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन साथी इसी क्लास में आपको तैयार करवा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? बताइए, किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये श्रीलंका देश की है। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सवाल आपने कई बार पढ़ा होगा, लगता है साथ ही 100 टाइम्स आपने ये सवाल पढ़ा ही होगा। चलिए कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर बताइए, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन भी दिया है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मेरे दोस्त बिहार, ठीक है। राइट आंसर कमेंट बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, इन नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? बताइए दोस्त, 1905 में किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले की मदद से। ओके, सॉरी, एमजी रानाडे की मदद से तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था ना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? बताइए साथी, किस याचिका का अर्थ यानी किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? बताइए कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिए परमादेश है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्यौहार से संबंधित है? दही हांडी का संबंध आ रहा है तो बता सकते हैं कि महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल है। तो सर जी दही हांडी तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का, जो हाल ही में साथ ही यह त्यौहार समाप्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर 16 अगस्त को था मेरे दोस्त। क्यों? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? बताइए दोस्त, कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए कथकली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किससे जाना जाता है? बताइए साथी, भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किससे जाना जाता है? तो याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल को।
ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देख सकते हैं साथ ये राष्ट्रीय उद्यान आप सभी से पूछ दिया, बताइए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए इब्न बतूता को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? बताइए साथी, गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम है? तो मेरे दोस्त 5 दिनों तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो साथ ही हर एक क्वेश्चन एनालिसिस करते चलेंगे, तैयार करते रहेंगे, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठेंगे। ओके निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? बताइए इनमें से ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रोहिंटन मिस्त्री हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? बताइए लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो साथ ही याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य का है। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। एस बालाचंद्र ये किन वादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए फेमस है? तो भाई याद रखिएगा बीड़ा वादन के लिए। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए साथी तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो सर जी 2.13 मीटर होती है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? बताइए साथी इनमें से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो भाई याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा 28 जुलाई को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो देखेंगे तो हुंसगी है, हल्लूर भी है, इनामगढ़, लेकिन साथ ही मेहरगढ़ नहीं है भारत में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? बताइए जो आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? राजन थी कि परिषद थी, गढ़ थी या जन थी? क्या थी? तो भाई याद रखिए जन थी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भाई साहब याद रखिए वर्धमान महावीर जी थे। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताइए चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो साथ ही याद रखिएगा विजयालय ने की थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। तो अब देखिए साथ इंग्लिश का जितने भी टॉपिक से सवाल आपको मिलेंगे आज के इस ऑल इंडिया लेवल के पेपर में, तो साथ ही सब क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इनके टॉपिक से बाहर जाएगा। और आपको तो केवल जानते हैं कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन करना रहेगा। 5 क्वेश्चन तो आपको भाई पढ़कर आपका कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, कुछ वाक्य दिया रहेगा, उसको पढ़ना रहेगा। जैसे गद्य पद्य होता उसको पढ़ना होगा, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका उसी में से सर्च करके आंसर ढूंढना रहेगा। जैसे 32 देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे सेंटेंस दिया है,
इसमें किसी न किसी खंड में यानी सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वही आपको बताना है। बताइए, जैसे सेंटेंस क्या दिया है, चिल्ड्रेन हैज़ टू ब्रिंग देयर ओन फूड। इसका मतलब पहले बच्चों को अपना खाना खुद लाना होगा। चिल्ड्रेन हैज़ टू ब्रिंग देयर ओन फूड, इसका मतलब क्या है कि बच्चों को अपना खाना खुद लाना होगा। तो इसके लिए क्या इसमें कहाँ आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं आप लोग। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो चिल्ड्रेन क्या है, पहले चिल्ड्रेन तो साथ एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, चिल्ड्रेन प्लूरल है। तो इसके साथ ही प्लूरल जब है चिल्ड्रेन, तो इसके साथ क्या हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा, बताइए साथी, आप यही हमें बताइए। आप जानते हैं साथी, प्लूरल जब नाउन है इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, आप जानते हैं साथी। तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रेन हैव टू ब्रिंग देयर ओन फूड होगा, न कि साथी हैज होगा। यहाँ पे प्लूरल है तो इसका मतलब साथी चिल्ड्रेन के बाद हैज नहीं होगा, हैव होगा भाई। ओके, तो यहीं से क्या है मिस्टेक है। तो देखिए कौन सा खंड है, चिल्ड्रेन हैज है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, बच्चों को अपना खाना स्वयं यानी खुद लाना होगा, तो इसमें चिल्ड्रेन हैज, तो यहाँ पे हैज के स्थान पे क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि साथी चिल्ड्रेन प्लूरल है तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आप लोग, सभी चीज़ चेक करना है। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बी टेकन अबैक, इसका मतलब पहले बताइए साथी। टू बी टेकन अबैक इसका मतलब जानते हैं साथी, मुहावरा, मुहावरा इडियम का मतलब मुहावरा आपको बताना है। तो आश्चर्यचकित होना, क्या मेरे दोस्त, आश्चर्यचकित होना है, ये बात याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन आप लोग ढूंढते रहिए, आश्चर्यचकित रहना का क्या बनेगा राइट आंसर। टू बी एक्साइटेड, टू बी इरिटेटेड, एक्साइटेड आप हो जाते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, कि टू बी सरप्राइज्ड, बिल्कुल आश्चर्यचकित होना मतलब कि हमें कोई सरप्राइज कर देता है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। रैप्चरस का मतलब क्या होता है, रैप्चरस का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, क्या मेरे दोस्त, उत्साहपूर्ण होता है, ये बात याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। रैप्चरस का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, तो इसका क्या बनेगा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। डिलाइटेड, डिलाइटेड का ही मतलब होता है साथी क्या, आनंदित होता है, क्या मेरे दोस्त, आनंदित होता है, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, आनंदित। इसका मतलब उत्साहपूर्ण का डिलाइटेड हो सकता है, पहला यह ऑप्शन। वरीड, वरीड का मतलब क्या होता है आप जानते साथी, वरीड का मतलब होता है ना चिंतित होता है, क्या मेरे दोस्त, चिंतित होता है, ये बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन तो होगा ना। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होता है, एजिटेटेड का मतलब जानते साथी उत्तेजित होता है। और डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है भाई, डिसगस्टेड का मतलब होता है मेरे दोस्त निराश, क्या साथी, निराश होता है। इसका मतलब जो सिनोनिम्स हमें रैप्चरस का पूछा था तो डिलाइटेड बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रॉब्लम ऑफन व्हेन यू लिस्ट एक्सेप्ट देम, इसका मतलब साथी बताइए, पहले समझिए फिल इन द ब्लैंक्स का जो सेंटेंस दिया रहेगा ना, पहले इसको समझिए, तब उसके बाद आराम से राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या है सेंटेंस, प्रॉब्लम ऑफन व्हेन यू लिस्ट एक्सेप्ट देम, इसका मतलब समस्या अक्सर तभी आती है, जब जानते साथी समस्या अक्सर तभी आती है जब आप उनसे कम उम्मीद करते हैं। क्यों साथी, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, समस्या अक्सर तभी आती है जब आप उनसे कम उम्मीद करते हैं, तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो सर जी जब प्रॉब्लम ऑफन है तो हम इसमें एराइज का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, किसका साथी, एराइज का। क्यों हम एराइज का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, क्योंकि साथी एराइज जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, क्योंकि जानते साथी वाक्य में एक्सपेक्ट जो यहाँ पे एक्सेप्ट दिया है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट भी क्या है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो और वाक्य क्या है साथी, सिंपल प्रेजेंट में है, वाक्य किस में है, प्रॉब्लम ऑफन
एराइज व्हेन यू लिस्ट एक्सेप्ट देम, इसका मतलब जो टेंस वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सिंपल जब प्रेजेंट रहता है तो इसमें क्या यूज करते हैं, वर्ब की पहले फॉर्म यूज करते हैं, क्यों साथी, तो एराइज होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 36 को हल करके बताइए आप लोग। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये तो भाई जीके का सवाल बन गया। बताइए सवाल को समझिए। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं भाई, पृथ्वी को यानी अर्थ को मेरे दोस्त उत्तरी यानी नॉर्दर्न और मेरे दोस्त साउदर्न, क्या मेरे दोस्त साउदर्न गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, बताइए। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, देशांतर होता है, आप जानते हैं मेरे दोस्त, क्यों। और साथ ही इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इक्वेटर का मतलब भूमध्य होता है, विषुवत रेखा होता है, तो यही तो हो जाएगा, इक्वेटर होता है भाई, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, या धुरी भी आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो लेटीट्यूड का मतलब अक्षांश होता है। ये सब तो बेसिक है, आप सभी को आना चाहिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन इक्वेटर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर दीजिए इसी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 को सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश दिस वाटर लुक्स क्लीन इट मे बी कंटामिनेटेड, इसका मतलब यह पानी साफ दिखता, हो सकता है कि यह दूषित भी हो। इसमें क्या भाव के अनुसार राइट आंसर दीजिए। दिस वाटर लुक्स क्लीन इट मे बी कंटामिनेटेड, यह पानी साफ दिखता है, हो सकता है कि यह दूषित भी हो। जैसे कि इन केस हम बोल सकते हैं क्या, इन केस यह पानी साफ दिखता है, हो सकता है कि यह दूषित भी हो। इन केस, इस स्थिति में, इन केस का मतलब क्या होता है, इस स्थिति में, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है साथी के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है मेरे दोस्त के बावजूद होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो यद्यपि, ये ठीक है भाई, यद्यपि हो सकता है मेरे दोस्त, ये आपका यद्यपि यह पानी साफ दिखता है, हो सकता है कि यह दूषित भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्दो हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, 3 आपका तो राइट है स्पेलिंग के मामले से, लेकिन एक केवल सिंगल वर्ड से रॉन्ग है, वही बताइए। जैसे लीव, लीव का मतलब साथी स्किप यानी छोड़ना, है ना, ठीक है, इसका तो राइट स्पेलिंग दिया है। लीज, लीज का मतलब क्या है, किराए पर देना। जैसे किसी चीज़ को आप किराए पर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीज। रेंट किराए पर देना, ठीक है। और लीजेंड, लेकिन लीजेंड देखिए, लीजेंड जो कि आपके आदर्श होते हैं, चरित्र होते हैं, लीजेंड का स्पेलिंग क्या होता है भाई, LEGEND होता है। देखिए इसमें क्या दिया है, केवल ए से यहाँ पे पूरा मामला हमारा गलत कर रहा था, तो यही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया है आपका लीजेंड, ये आपका राइट स्पेलिंग होता है। लेगेसी का मतलब क्या होता है, आपका विरासत है भाई, आपका विरासत है, लेगेसी का मतलब विरासत होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। टू गेट रेडी, बहुत आसान सवाल, तैयार होना भाई। टू गेट रेडी मतलब साथी तैयार होना, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होना है, बहाना करना। भाई याद रख लीजिएगा, प्रिटेंड का मतलब होता है ना बहाना करना, ये भूलना नहीं आप सभी को। और प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, संजोकर रखना। जो कोई संजोकर रखता है ना, बहुत ध्यान से संजोकर रखना होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्रोटेक्ट मतलब आप जानते हैं साथी सुरक्षा करना होता है। प्रिपेयर मतलब तैयार होना है। तो भाई टू गेट रेडी मतलब तैयार होना, तो यही क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेडियंस का एंटोनिम बताइए। चलिए मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप हल करेंगे। सभी मेरे दोस्त हल करिएगा। भाई आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। जब क्लास आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए मेरे दोस्त। रेडियंस का क्या बनेगा एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द। हम आपको बता दें रेडियंस का मतलब होता है साथी चमक। क्या होता है मेरे दोस्त? चमक होता है, ये बात याद रखिएगा। चमक होता है या आप बोल सकते हैं प्रभा भी होता है। ठीक है, तो ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं साथी, प्रतिभा होता है। जस्ट इसका अपोजिट आपको बताना है चमक का। ग्लो का मतलब क्या होता है? ग्लो का मतलब होता है साथी चमक। हमें सिनोनिम्स नहीं बताना है। चमक होता है या साथी आप तेज भी बोल सकते हैं ग्लो का मतलब। डलनेस का मतलब होता है साथी धुंधलापन। क्या साथी? धुंधलापन होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो यही तो हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए रेडियंस का मतलब होता है चमक, तो जस्ट इसका अपोजिट धुंधलापन होगा, डलनेस हो जाएगा। और ग्लिटर का भी मतलब होता है साथी चमक ही होता है, ये बात याद रखिएगा। ग्लिटर का मतलब होता है साथी चमक। ठीक है, तो इस सवाल का जो रेडियंस का एंटोनिम पूछा ना, डलनेस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीसाइज का एंटोनिम बताइए। प्रीसाइज का मतलब होता है यथावत, या ठीक भी बोल सकते हैं आप लोग। यथावत होता है मेरे दोस्त, या आप बोल सकते हैं ठीक भी होता है भाई, ये भी होता है ना। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है कि नहीं? एक्चुअल का मतलब होता है मेरे दोस्त वास्तविक होता है। ठीक है, और करेक्ट का मतलब क्या होता है साथी? आप जानते हैं सही होता है। और डिफिनिट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित। क्या? निश्चित होता है, ये बात याद रखिएगा। और वैग का मतलब अनिश्चित होता है, तो इस सवाल का मेरे दोस्त वैग होगा। प्रिसाइज का एंटोनिम क्या होगा? वैग होगा। वैग, वैग में साथी बस अनिश्चित हो जाता है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई स्टेड माई अंकल हाउस लास्ट नाइट। मैं रुकी थी भाई लास्ट नाइट कहाँ पे? अपने अंकल के घर पे, हाउस पे। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा बताइए साथी, इसमें किस प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा भाई? तो सर जी प्रेपोजिशन आई स्टेड एट माई अंकल हाउस लास्ट नाइट। क्यों साथी इसमें हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि साथी निश्चित स्थान के पहले पर किसी के अर्थ में एट का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखिएगा। भाई जो एट का प्रयोग है, क्योंकि साथी निश्चित स्थान के पहले पर किसी के अर्थ में एट का प्रयोग होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑफशूट क्या इनकरेक्ट है? हमें तो ठीक लग रहा है। ऑफशूट का मतलब क्या होता है? शाखा। क्या होता है? शाखा। बताते चलिएगा। ऑफिशिएट का मतलब क्या होता है? ऑफिशिएट का मतलब होता है सर जी कर्तव्य। क्यों साथी? कर्तव्य होता है, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपमान, लेकिन जो राइट स्पेलिंग होता है ना, वो साथी आपका OFFENCE। ऑफेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त अपमान। क्या साथी? अपमान होता है, ये बात याद रखिएगा, या दोष भी होता है। और ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वंशज होता है। क्या मेरे दोस्त? वंशज होता है, या बोल सकते हैं संतान भी होता है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन सी जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट स्पेलिंग होता है OFFENC, जिसका मीनिंग होता है अपमान या दोष। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब मुहावरा। इन द आई ऑफ द स्टोर्म, इसका मतलब बताइए। इन द आई ऑफ द स्टोर्म, इसका मतलब विवादास्पद स्थिति में होना। आप कोई विवादास्पद स्थिति में हो जाते हैं ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? इन द आई ऑफ द स्टोर्म। आप बहुत ही विवादास्पद स्थिति में पड़ चुके हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा सर जी? बी इन ए कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। देखते हैं ना भाई इस टाइम क्या हो रहा है। पहले एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि एसएससी के हेड ऑफिस से था और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स लोग में था, लेकिन अब
कंट्रोवर्सी किस में चल रहा है? आपस में ही टीचर भिड़ गए हैं भाई, आप देख रहे होंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, आपकी राय क्या है भाई? क्यों साथी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पर्यायवाची। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। पैसिफाई का मतलब होता है मेरे दोस्त शांत करना, ठीक है। और अपसेट का मतलब क्या होता है साथी? अशांत करना। हमें सेम बताना है, सिनोनिम्स बताना है, न कि साथी हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। और इरिटेट का मतलब आप जानते हैं साथी, चिढ़ना या गुस्सा या चिढ़ाना भी होता है साथी। और सुथे का मतलब क्या होता है? शांत होता है। सुथे का मतलब शांत होता है मेरे दोस्त, शांत होता है, या आप बोल सकते हैं हल्का होता है। तो सिनोनिम्स का तो यही तो ठीक होगा भाई, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम समानार्थी बताना होता है। तो पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो सुथे का भी मतलब होता है शांत या हल्का करना। एक्साइट का मतलब जानते हैं भड़काना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। तो अब मैथ के सवाल को हल करिए भाई। 10, 35 और 55 का मसब्बा ज्ञात करिए। मतलब कि एचसीएफ आप सभी से पूछ रहा है। किसका एचसीएफ पूछ रहा है? 10 का, 35 का और 55 का। हमने आपको क्या बताया, जब भी एचसीएफ पूछे आपको ऑप्शन भी जाना, और ऑप्शन वही उठाना है जो ये आपका 10 जिसका पूछा है 10, 35, 55 का। ऐसा संख्या उठा लीजिए जो कि तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे साथी देखिए, पहला ऑप्शन 15, 15 तो किसी को नहीं काट रहा है, तो ये नहीं होगा। 5 देखिए साथी, लेकिन 5 जो ऐसा हमारा ऑप्शन भी है, 5 जो है देखिए 5 दूना 10 को भी काट देगा, 5 से 35 को भी काट देगा, 11 5 55 को भी काट देगा। 10 तो साथी केवल 10 को ही काटेगा, 35 को पॉइंट में नहीं पूर्णतः विभाजित, और 25 तो केवल किसी को नहीं काटेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन केवल ठीक लग रहा है हमें? बी ऑप्शन 5। 5 ऐसा है जो कि साथी 10 को भी पूर्णतः काटेगा और 35 को भी काटेगा, 55 को। बस यही आप सभी को चेक करना है। यदि साथी मान लेते इस ऑप्शन में, यदि इस ऑप्शन में हम ये भी देखते हैं कि कोई और ऑप्शन रहता है कि यदि 2 ऑप्शन आ जाता, मान लेते हैं कि साथी 5 भी है और 4 से भी कटता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही आप लेंगे, वही ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना रहता है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज कितनी बार ये सवाल करा दिया हमको भाई। आपके शिफ्ट में 2 सवाल, आपके शिफ्ट में 2 सवाल यही आएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से, ठीक है। तो क्या होता है बताइए आप लोग? सर जी प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, यही फार्मूला था। प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे अधिक नंबर में होता है जो कि 3000 दिया है, 3000। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है जो कि 6 दिया है। टाइम आपका 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कुछ भी दे सकता है, बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल। 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 180। 180 इंटू 3 18 54 540 हो जाएगा। बस ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अगला सवाल बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए 28, 31 ये तो नंबरों का श्रृंखला यानी रीजनिंग का सवाल है। 36, 43, 54 देख सकते हैं साथी, नंबरों का जो श्रृंखला वो बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। दिमाग लगाइए, क्या बनेगा आप सभी का राइट आंसर? चलिए मेरे दोस्त हल करिए आप लोग, तो फटाफट हल करिए, क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर? सर जी 28 से 31 यानी +3 किया है, 31 से 36 +5 किया है, 36 से 43 यानी +7 किया है, 43 से 54 +11 है। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ये क्या नंबर चल रहा है? अब अभाज्य संख्या चल, यानी प्राइम नंबर चला है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे। अब 13 के बाद कौन से अभाज्य संख्या होती है? 11 के बाद 13 आती है। इसका मतलब साथी इस 54 में हम 13 को जोड़ देंगे। 54 में यदि हम 13 को जोड़ते हैं तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सवाल कॉल कर दीजिए इसी बात पे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 को। 7 मित्र हैं LMNODE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है।
पहले साथी 4 मित्र हैं, 4 आपस में मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो मित्र हैं। सवाल देखिए साथी, जब इस तरह का सवाल है बस आपको दायां बायां का खेल मालूम होना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आना चाहिए। इस सवाल को उड़ा देंगे आप लोग, सेकेंडों में उड़ाएंगे। जैसे देखिए जो सवाल बोला हम वही काम करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन सवाल को हॉल करते चलेंगे। जैसे ओ जो है एल के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। एल के दाएं से 5वें स्थान पे कौन बैठा है? ओ बैठा है। दायां बायां तो मालूम है ना, दायां आपका राइट साइड, बायां आपका लेफ्ट साइड होता है, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। यदि साथी हम लोग मान लेते हैं एल को यहाँ पे बैठा दें, एल के दाएं से 5वें स्थान पे ओ बैठा है, तो देखिए दायां मतलब उसके राइट साइड, इसका मतलब इधर, इधर राइट साइड होगा, और इधर साथी इसके लेफ्ट साइड होगा, यानी बायां पक्ष होगा, राइट साइड बैठा है। तो देखिए ध्यान से देखते रहिए, प्रैक्टिकल करेंगे। 1 2 3 4 5, इस 5वें पे कौन बैठा है? एल के दायां सर जी ओ बैठा है, तो इसी 5 पे हम ओ को बैठा देंगे, यानी इस पे ओ को बैठा देंगे, ठीक है। ओ को हम पहले बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर को हम लोग काट देते हैं, नंबरिंग को काटेंगे, यानी ओ को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एफ और ओ जो है दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं, तो साथ ही एफ और ओ जो है ये दोनों क्या एम के निकटतम पड़ोसी है। सेकेंड लाइन आप ध्यान से देखिए, एफ और ओ जो है वो दोनों क्या एम के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी ओ तो यहाँ पर है। अब एम के निकटतम पड़ोसी हमें बैठाना है, यानी साथी यदि हम लोग मान के चलिए यम को यहाँ पे बैठा देते हैं और एफ को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो साथी आप ध्यान से देखिए, यम का निकटतम पड़ोसी ओ हो गया और एम का निकटतम पड़ोसी एफ भी हो गया, यानी दोनों हो चुके। देखिए सवाल क्या दिया है, एफ और ओ दोनों, एफ और ओ दोनों क्या है? एम के निकटतम पड़ोसी, यानी एम के निकटतम पड़ोसी एफ भी हो गया और ओ भी हो गया। ये भी क्लियर हो चुका होगा, मालूम हो गया हमें। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक? 2 लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड लाइन पढ़ते हैं। अब सवाल क्या बोला आगे कि एन जो है, एन और एल, देखिए एन और एल जो ई के निकटतम पड़ोसी हैं, तो साथी एन और एल जो है क्या है? वो ई के निकटतम पड़ोसी है। एल तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, ठीक है। हमें अब साथी एल भी बैठाना और ई के निकटतम पड़ोसी होना चाहिए, यानी ई बीच में होना चाहिए। यदि साथी मान के चलिए ई को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, तो ई का तो निकटतम पड़ोसी एल हो गया। अब साथी एन को यहाँ पे बैठा देंगे, तो देखिए ई का निकटतम पड़ोसी एन हो गया यहाँ पे, एल यहाँ पे हो गया। अब एक और मित्र कौन बचा है? केवल एफ नहीं, देखिए एल ई एन एफ एम ओ हो जाएगा, डी बचा है, तो डी को यहाँ पे हम बैठा देंगे। देखिए 7 मित्र बैठ चुके हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में एक लाइन में आपका उत्तर आंसर पूछा होगा, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है? डी अभी हमने लास्ट में बैठा है, डी का कहीं जिक्र नहीं था, डी का आपने देखा होगा प्रश्न में कहीं जिक्र नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सवाल ही पूछ दिया कि डी के ठीक बायां, बायां कौन? अभी जस्ट हमें बताया कि इधर साथी राइट है, इधर लेफ्ट है, तो ओ बैठा भाई, डी के ठीक लेफ्ट साइड कौन बैठा? ओ बैठा है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? मजा आया ना? चलिए भाई अगला सवाल को हल कर दीजिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 50 को, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को 7 5 1 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मेड को इतना नंबर लिख रहा है, तो दी गई कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या है? तो भाई साहब 4 अक्षर दिए हैं और इन 4 अक्षर के अलग अलग नंबर दिए हैं, जैसे 7 5 1 9 है। उसके बाद मेड है MADE, मेड के लिए अलग अलग 4 नंबर दे, 2 1 4 6। आप सभी इसके लिए यम पूछा है। जब साथ ही इस तरह का सवाल आ गया ना, तो बस आपको ये चेक करना है क्या यम जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, जो दोनों कोड किया है क्या वो दोनों में एम कॉमन है? बिल्कुल, देखिए फ्रॉम में भी साथी यम है और मेड में भी एम है, इसका मतलब यम तो दोनों में क्या है? कॉमन है। इस जब साथी आपकी दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यदि एम दोनों में कॉमन है ना, जो आपका ये नंबर कोड हुआ है इसमें भी कोई ऐसी संख्या होगा जो कि कॉमन होगा, दोनों में एक ऐसी संख्या जो कि बराबर होगा। देखिए साथी इसमें 1 है फ्रॉम में और मेड में भी 1 है, इसका मतलब एम का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस यही आप सभी को चेक करना रहता है, हमेशा चेक करिएगा यही साथी आप लोग।
जब आप सब इसको सिंगल अक्षर पूछे, चाहे नंबर पूछे, चाहे साथ ही वो आपका चाइनीज वाला क्वेश्चन आता है, यदि सिंगल पूछे तो आपको बस यही चेक करना है पहले जो कोड किया है उसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले यम देख के साथ ही इसमें कॉमन दोनों में है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यदि एम कॉमन है, यदि दोनों में कॉमन है तो ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोड हुआ होगा जो कि कॉमन होगा। देखिए साथ ही एक दोनों में कॉमन है, और देखिए 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, नहीं है 5, 9 इसमें नहीं होना है हमें, इसका मतलब केवल एक कॉमन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही फाइनली ऑल इंडिया लेवल का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आप बताइए मेरे दोस्त, आप सभी का आज के इस पेपर में कितना स्कोर है, ईमानदारी के साथ बताइए। सभी दोस्त बताएंगे भाई आप सभी का फाइनली कितना स्कोर आज के सेशन से। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपने फाइनली 50 क्वेश्चन तैयार किया होगा। क्वेश्चन का लेवल बताइए, कैसा रहा फीडबैक एक बार जरूर दीजिएगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा आपका फीडबैक अच्छा रहा। डेली क्लास आती है, और साथ ही आज 11 बजे जो क्लास आएगी वो आपका यूपी SSS पेट एग्जाम 2025 के लिए आएगी, क्योंकि उनका एग्जाम 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही 11 AM पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, पढ़ाई करिए दोस्त। जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग दबा कर पढ़िए। किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।